हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु और कक्षा 10 के विज्ञान के इस नई क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो टाइम यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। अब जैसे कि मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने प्रकाश शुरू किया था जो कि कक्षा 10 विज्ञान का बिल्कुल फिजिक्स का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो 9th है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो कौन सा चैप्टर है, 9th है। तो उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बस बता दे रहा हूँ कि 3 लेक्चर हो चुके हैं। टोटल 3 लेक्चर मेरे हो चुके हैं और ये मेरा चौथा लेक्चर है, 4th लेक्चर है। ये मेरा चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग बस प्रतिबिंब के बारे में जानने वाले हैं। प्रतिबिंब या फिर इंग्लिश में इसको इमेज कहा जाता है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पहले कि ये होता क्या है, क्योंकि सारा खेल प्रतिबिंब का, वस्तु का, दर्पण का ही है इस पूरे चैप्टर में। तो प्रतिबिंब क्या है या फिर इमेज क्या है, देखो सिंपल शब्दों में मैं तुम्हें बताऊं तो जैसे कि किसी भी शीशे के सामने, दर्पण के सामने, मिरर के सामने जब कोई वस्तु आप रखते हो तो उस दर्पण में आप देखोगे कि उस वस्तु की इमेज बन जाती है, उस वस्तु का जो चित्र बन जाता है, उसी को विज्ञान में हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। या हम स्वयं भी कभी जब शीशे में अपना मुंह देखते हैं या शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा खुद की एक आकृति जो है वो शीशे के अंदर छपती हुई नज़र आती है, शीशे के अंदर दिखाई देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब साइंस के पॉइंट से अगर देखें तो कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, ये किसी लिखा हुआ है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई, ये आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 तरह के बताए गए हैं, एक तो वास्तविक, एक आभासी। अभी डिटेल में देखेंगे। प्रतिबिंब के लिए सिंपल ये समझ लो कि देखो एक चीज़ तो ये है कि बिंदु की बात कर रहा है, क्योंकि पूरी वस्तु की बात हम कर लेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि छोटी बिंदुओं से ही मिल करके एक पूरी वस्तु बनती है। तो देखो किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ से गई, आगे अगर कोई दर्पण है इससे टकराई और टकरा के वापस आ गई, इससे निकलने वाली कोई और किरण वो भी दर्पण से टकराई और टकरा के वापस आ गई। परावर्तन के पश्चात जहाँ पर वो मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, वहीं पर इमेज बन जाएगा। बस वही इसमें थोड़ा सा अच्छे वे में लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स के तौर पर। तो सिंपल आपको याद रखना कि प्रतिबिंब कब बनेगा कि किसी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें निकलेंगी, परावर्तन के पश्चात जो किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनता हुआ नजर आएगा। और प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। एक कौन सा होता है, आभासी। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, इंग्लिश में इसको रियल इमेज कहते हैं। वास्तविक शब्द से भी आपको लग रहा होगा कि वास्तव में, देखो ये एक्चुअली जो परावर्तन होता है, दर्पण हमारे पास कौन कौन से हैं आपको पढ़ाया है मैंने बड़े अच्छे से। समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है। तो इन अलग अलग दर्पणों में परावर्तन जो होता है ना, परावर्तित किरणें, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। कहीं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सच में एक दूसरे को कट करती हैं, कहीं तो दूर दूर चली जाती हैं, कट ही नहीं करती हैं, आगे कहीं कट नहीं करती हैं, उनको पीछे मिलाया जाता है तो कहीं कट करती हुई नज़र आती हैं। हमें आभास होता है, जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि शायद पीछे बढ़ा दें तो मिल जाएगी, लेकिन आगे तो मिलती हुई नज़र नहीं आती है। तो उसी बेस पे ये इमेज भी फॉर्म होता है। वास्तविक मतलब कि किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में अगर कट कर रही हैं तो वास्तविक, और अगर वो दूर दूर जा रही हैं लेकिन आभास हो रहा है कि पीछे बढ़ाने पर कहीं कट कर रही होंगी तो वो आभासी हो जाता है। तो एक बार देखना, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज के लिए ये कह रहा है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले, देखो बिंदु वस्तु की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली एक छोटे से पॉइंट का इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे और एक पॉइंट का इमेज फॉर्म होगा तो ऐसे ही सभी पॉइंट्स के इमेज फॉर्म होंगे तो पूरी वस्तु का इमेज आपका बन के तैयार हो जाएगा। और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर अभी फिलहाल यहाँ पे देख लो। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सिंपल से डिफिनेशन है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रतिबिंब को
पर्दे पर लिया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में किरणें जहाँ पे कट कर रही हैं यहीं पे पर्दा अगर लगा दूँ, यहीं पे पर्दा लगा दूँ तो आराम से उस प्रतिबिंब को पर्दे पर मैं बना सकता हूँ। तो इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। और इसी लगे हाथ आभासी प्रतिबिंब भी देख लो। आभासी प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसका बस हमें आभास होता है, जस्ट फील होता है, वास्तव में वहाँ पर कोई इमेज नहीं होती है। मतलब इमेज फॉर्म होती है लेकिन वो आभासी होती है, जस्ट आपको फील होता है, वो रियल नहीं होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी डिफिनेशन इसकी है कि यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अब ये कट नहीं कर रही हैं, ये क्या हो रहा है कि दूर दूर चली जा रही हैं, लेकिन पीछे मिलाने पर ऐसा लग रहा है कि इसी बिंदु से निकल रही हैं, इसी बिंदु से आ रही हैं, तो आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को, इस वाली बिंदु को उस वस्तु बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि किरणें तो आगे कहीं कट कर ही नहीं रही हैं, तो पर्दा लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जहाँ पर किरणें मिलती हैं वहाँ बनता है प्रतिबिंब, और ये हमें बस आभास हो रहा है, जस्ट हम बस ये हमें वर्चुअली ये लग रहा है, रियल में ऐसा हो नहीं रहा है, वहाँ पर्दा हम लगा नहीं पाएंगे, तो आप इसको पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। देखो, इसको मैं पिक्चर के थ्रू थोड़ा और बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे देखो, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज की बात कर लें, ये हमारे पास दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखो, तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी फिलहाल यहाँ पर इमेज कैसे बनती है उसका डिटेल में स्टडी है आगे, बट यहाँ पर बस तुम्हें एक पॉइंट ये समझना है कि जैसे यहाँ पर एक पेड़ है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस और सी के बीच में यहाँ पर रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से दो किरणें मैंने ले ली निकलती हुई, एक किरण सीधे यहाँ पर पोल पर आके गिरी है, और इस पोल पे जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से परावर्तित होकर के यहाँ पर चली जाएगी। और एक प्रकाश की किरण मैंने ली है फोकस से, और ये यहाँ पर दर्पण से गिरी, परावर्तन हुआ और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये सब क्यों हो रहा है वो भी जवाब मिलेगा आपको, वेट करो नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल देखो, अब ये एक परावर्तित किरण है और ये एक परावर्तित किरण है, दोनों परावर्तित किरणों ने यहाँ पर कट किया, तो इस वाले बिंदु पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वास्तव में किरणें परावर्तन के पश्चात कट कर रही हैं, देख रहे हो कि कट कर रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रियल इमेज बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा। ये अलग बात है कि मुख्य अक्ष के ऊपर ये बिंदु था, लेकिन जो परावर्तन के पश्चात किरणों ने मुख्य अक्ष के नीचे कट किया है, तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है वो यहाँ बनेगा, यानी कि ये पेड़ उल्टा, जैसा कि मैंने बनाया भी ये चित्र में, उल्टा यहाँ पर चित्र बनता हुआ दिखाई देगा। तो उल्टा सीधा वो डिसाइड कर लेंगे बाद में। बहरहाल यहाँ पर रियल इमेज, और अगर यहीं पे एक पर्दा लगा दूँ तो इस इमेज को मैं पर्दे पर भी ले सकता हूँ। यहाँ पर आँख मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को इस दर्पण में अगर देखना है तो इससे निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये आँखों पर पड़ेंगी, और इस आँख को ये लगेगा कि ये किरणें यहीं से आ रही हैं, इस बिंदु से आ रही हैं, तो यहीं पर उसको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, जो हमारा समतल दर्पण है, ये मैंने जो दर्पण बनाया है, ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक फूल है, इस फूल से ढेर सारी किरणें निकली, दर्पण पे पड़ी और टकरा के परावर्तित होकर इस तरह से निकल गई। अब ये देखो फैल रही हैं, ये आगे तो कहीं कट करने वाली हैं नहीं, और परावर्तन के पश्चात अगर एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब की जो परिभाषा है वो कहता है कि प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो ये हमारी आँख यहाँ पर है, परावर्तन के पश्चात इस वाले दर्पण में इस फूल के चित्र को देखना चाहती है, तो इस आँख को ना, ये आँख जस्ट अपने आप से इमेजिन कर लेगी कि इन किरणों को अगर पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर कहीं पर मिलती हुई नजर आएंगी। तो ये जो इसका बिंदु, इस बिंदु से निकली हुई किरणें वो इस बिंदु पर इस आँख को महसूस होंगी, और उसी तरह से सभी बिंदुओं की किरणें यहाँ पर इस तरह से महसूस होंगी हमारी आँख को। पीछे की साइड में दर्पण पे देखो कलाई किया गया, दर्पण के अपोजिट साइड में हमें बस फील होगा वास्तव में तो किरणें दूर जा रही हैं परावर्तन के पश्चात। तो यहाँ जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल इमेज है, और ये देखो हम बस कल्पना कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्दा लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। पर्दे पर इस प्रतिबिंब को नहीं ले सकते, क्योंकि आभास कर रहे हो, किरणें तो परावर्तित होकर के सारी इस दिशा में निकल गई हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि जो आभासी प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आई होप प्रतिबिंब से संबंधित सारी
जो चीज़ें थी वो आपके अगर मन में जो भी डाउट वगैरह रहे होंगे या जो भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा भी रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है फिर भी आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताता हूँ जो कि तुम्हें याद रखना है, एक 10th के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार, मतलब 2 नंबर के लिए बहुविकल्पी में 1000 बार पूछ लिया कि मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की, देखो समतल दर्पण की बात कर रहा है, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो याद रखो कि दर्पण की कम से कम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब है सिंपल शब्दों में यहाँ पे समझ लो, जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, अगर मान लो इस व्यक्ति की लंबाई मान लो 5 फुट है, 5 फुट का व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति सिर से लेके पांव तक अपने आप को एक मिरर में या फिर एक दर्पण में देखना चाहता है, तो वो जो मिरर या दर्पण खरीद के लाएगा उसकी कम से कम कितनी लंबाई हो कि इसका पूरा प्रतिबिंब उसमें छप जाए। तो याद रखना वो इसके लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि अगर ये 5 फुट का है तो 5/2 यानी कि 2.5 फुट का वह मिरर, वह दर्पण होना चाहिए, तभी उस मिरर उस दर्पण में इस व्यक्ति की पूरी फोटो आ पाएगी। नहीं तो इससे अगर थोड़ा भी छोटा तुमने लिया तो इसकी सर से लेके पांव तक इमेज तो नहीं आएगी, चाहे मुंह दिख जाएगा, पैर दिख जाएगा, लेकिन पूरा नहीं दिखेगा। हाँ, 2.5 फुट से ऊपर अगर 3 या उससे ऊपर का लाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो 8 फुट का है, 8 फुट का है, तो मैं पूछ रहा हूँ, तो एक काम करना, कमेंट में मुझे जवाब देना। अगर कोई एक वस्तु है, व्यक्ति की बात ना करके वस्तु है, 8 फुट की है, 8 फुट की है, तो उस 8 फुट की वस्तु का पूरा इमेज बनाने के लिए जो दर्पण है वो कम से कम कितनी लंबाई का, कम से कम कितनी लंबाई का दर्पण मुझे लगाना पड़ेगा, तो वो 8 फीट की वस्तु उस दर्पण में पूरी की पूरी दिखाई दे जाएगी। कमेंट में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। यानी कि जो गोलीय दर्पण है उसमें 2 दर्पण हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक तो है उत्तल और एक तो है अवतल। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यही हमको पढ़ना है। और ये जानने के लिए 2 बातें देखो बिल्कुल कंठस्थ कर लो, याद कर लो। पहली बात तो ये याद कर लो कि जब भी हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, जब भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम इसके एक बिंदु से आने वाले इस वस्तु के एक बिंदु से आने वाले किरणों को परावर्तित कराएंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसको देखेंगे, और इसके पैर से आने वाले एक बिंदु का जो है परावर्तन कराएंगे, आने वाली किरणों का उसका प्रतिबिंब देख लेंगे कहाँ बन रहा है, और इन दोनों को मिला देंगे तो हम मान लेंगे कि इसका पूरा का बीच में का इसी के नीचे बिल्कुल सीधा बना होगा, तो ये प्रतिबिंब मेरा बन जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, हम एक बिंदु की बात कर रहे हैं, एक बिंदु से निकलने वाली किरणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तमाम बिंदुओं से जब हम जोड़ देते हैं तो एक वस्तु बन जाती है और पूरे वस्तु का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। तो एक तो ये बात कि हम बिंदु की बात कर रहे हैं, एक बिंदु से निकलने वाली किरणों की। दूसरी बात, किरण आरेख मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, प्रकाश की किरणों को एक रेखा से दिखा दो, उसकी दिशा दिखा दो, तो ये क्या कहलाता है, किरण आरेख। ये किस लिए बनाया था, ताकि हम प्रकाश को आसानी से पढ़ सकें। और प्रतिबिंब कैसे बनता है, सभी को पता है, परावर्तन के पश्चात जब किरणें एक दूसरे को कट करती हैं तो जहाँ पर कट करती हैं वहाँ पर इमेज बनता है। तो परावर्तन जरूरी है और किरणों का कट करना जरूरी है। तो एक बात बेटा याद रखना कि जहाँ पर 2 किरणें कट कर लेंगी, हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पर और जितनी किरणें आएंगी सब उसी बिंदु पर कट करेंगी, तो हम मिनिमम 2 किरणों को लेके ही प्रतिबिंब बनाएंगे। कुछ एक ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको जरूर याद करनी चाहिए थी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, ये सारी बातें मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक सेकंड ये भी क्लीन हो गया, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। चलिए देखिएगा, तो यानी कि कम से कम मैंने क्या कहा, 2 किरणें जब कट करेंगी, 2 किरणें जब कट करेंगी तो
वहाँ से इमेज फॉर्म करना हम सीख जाएंगे। तो देखो जो प्रकाश की किरणें हैं ना, ये जो किरण आरेख है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, गोली दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों की जो प्रकृति है ना, वहाँ पर प्रकाश की किरणों की जो प्रकृति है या फिर जो कह सकते हो डायरेक्शन है, जो दिशा है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हमें पढ़ना होगा कि परावर्तन के पश्चात किस तरह का व्यवहार वो दिखाती हैं। तो यहाँ पर कुछ एक रूल हैं वो आपको ज़रूर जानने पड़ेंगे। तो वो रूल ध्यान से लाइन से सीख लेते हैं, ठीक है, कि किरण आरेख कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहला नंबर पर कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। ये देखो, ये दर्पण अगर तुम पहचान रहे होगे तो ये कौन सा दर्पण है, आप सभी को पता है अवतल दर्पण है। और ये भी पहचान रहे होगे तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब देखो पहला नियम क्या कहता है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, आसान भाषा में समझाऊंगा। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर आएगी, देखो जैसे ये हमारा ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस बात की गारंटी है हमेशा कि वह फोकस से होकर के ही जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी अवतल दर्पण में। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें, देखो ये इधर से कलई किया गया है ना, उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, तो किरणें इधर से आएंगी तो कोई फायदा नहीं है, परावर्तक तल से आएंगी तो फायदा है। तो यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे भी देखो प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष ये रहा, इसके समांतर। अब ये क्या होगा, ये एक्चुअल में तुम देखोगे तो ये इस तरह से परावर्तित होकर निकल जाएगी। लेकिन क्या होगा ना, इसको अगर तुम पीछे की तरफ बढ़ाते हो, इसको अगर तुम क्या करते हो, पीछे की तरफ बढ़ाते हो, तो ये फोकस से ऐसे आता हुआ प्रतीत होगा। मतलब कि मैं एक बार और इजी कर देता हूं, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी और उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये रूल है, ये हमेशा ऐसा होगा। तो पहला नियम वही लिखा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। रूल है, मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो गारंटी है कि अवतल दर्पण के फोकस से ही जाएगी, या फिर अगर उत्तल दर्पण है तो उसके फोकस से इस तरह से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो मैं इसीलिए फिगर पहले से बना के नहीं यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है कि बस मैं यूं ही तुम्हें बता दूं, तुम स्केल और पेंसिल पेपर वगैरह लेकर के, कॉपी वगैरह लेकर के बैठे होगे तो आराम से तुम बना सकते हो। ठीक है, आराम से मेरे साथ साथ तुम भी बना सकते हो। ठीक है, देखो दूसरा रूल क्या है। ओके, देखो दूसरा रूल पहले वाले का एक तरह से रिवर्स समझ लो, उल्टा समझ लो कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजर रही है, ये देखो ना अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस से अगर होकर के गुजर रही है, परावर्तन के पश्चात अपने आप वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात अपने आप वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसमें, ये कौन सा दर्पण है, आप सभी को पता है, अवतल दर्पण। तो एक प्रकाश की किरण का जो गुण है वो ये है कि अगर फोकस से पीछे कहीं से आ रही होगी, कहीं से भी कोई प्रकाश का सोर्स होगा, वहाँ से किरणें आ रही हैं, पर जो दर्पण के फोकस पे गिरेगी और दर्पण से परावर्तित होगी, परावर्तन के पश्चात गारंटी है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रैक्टिकली भी ये करके देखा गया है, जब भी अवतल दर्पण लाया गया है उसके फोकस से किरणों को गुजारा गया है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। ठीक है, तो याद रखना है। लेकिन ये तो फोकस से जा रही है, अगर मान लो फोकस से जा ना रही हो पर जाती हुई प्रतीत हो रही हो, जैसे यहाँ पर देखो ये फोकस है, ये फोकस है, अगर मान लो यहाँ से ये जाती हुई कुछ प्रतीत हो रही है, देखो इस तरह से प्रकाश की किरण, अब चूंकि यहाँ से ये परावर्तित होने वाली है क्योंकि ये पीछे कलई किया गया है परावर्तित, तो ये फोकस से एक्चुअल में जा तो नहीं रही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखो तो जाती हुई प्रतीत जरूर हो रही है। तो अगर जाती हुई प्रतीत भी हो रही होगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किसका केस मैंने आपको सिखाया, ये मैंने आपको उत्तल दर्पण का केस सिखाया कि प्रकाश की किरण कैसे व्यवहार करेगी। वही यहाँ पर लिखा है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ।
तीसरा नियम देखिएगा क्या है। तीसरा नियम आसान सा है ये भी। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर दर्पण के सी से प्रकाश की किरण जाएगी, सी से मतलब कि इसके वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, परावर्तन के पश्चात वह सी से ही वह वापस चली जाएगी। अगर सी से मान लो जा ना रही हो लेकिन जाती हुई प्रतीत हो रही हो, अगर सी से जाती हुई प्रतीत हो रही हो, क्योंकि अवतल उत्तल में देखने को मिलेगा, जाएगी तो नहीं, लेकिन अगर जाती हुई प्रतीत भी हो रही है कि ये सी से निकलेगी, अगर कल्पना किया जाए तो ये वाली इस वाले केस में भी क्या होगा कि अगर वह प्रतीत हो रहा है कि सी से होकर गुजरने वाली है तो परावर्तन के पश्चात वह सी से ही अपने ही मार्ग से वापस चली जाएगी। आपको मैंने ये केस समझा दिया। अवतल में क्या होगा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल में क्या होगा, सी से आएगी, टकरा के सी से चली जाएगी, और उत्तल में क्या होगा, सी से जाती हुई प्रतीत होगी तब भी टकरा के उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो रूल यहाँ पर लिखा होगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। इसका मैं तुम्हें कारण बता दूं। देखो, जब भी ना एक बात का ध्यान रखना कि जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है। अब क्या होगा, इसके केंद्र से अगर इसके सॉरी एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, अगर इसके केंद्र से तुमने इसके परिधि पे कहीं पे भी मिला दिया, इसके केंद्र से तुमने परिधि पे क्या किया, कहीं पे भी, ये अगर इसका केंद्र था और परिधि पे तुमने मिला दिया, तो तुमको याद होना चाहिए कि यह हमेशा इस पर 90 अंश बनाता है, अभिलंब होता है। और अभिलंब होने का मतलब 90 अंश होने का मतलब किसी भी चीज़ पर बिल्कुल सीधा, एक गेंद को दीवार पर बिल्कुल सीधा मारोगे तो टकरा के उसी दिशा में वापस आएगा ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यह किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, उसी का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र से किरण आएगी, दर्पण पर गिरेगी तो पक्का है यहाँ पर कितना अंश बना रही होगी, 90 अंश बना रही होगी, यानी कि बिल्कुल सीधा गिर रही होगी, जो कि हमें महसूस नहीं हो रहा, बट सीधा गिर रही होगी, और 90 अंश गिरेगी तो जैसे टकराएगी ठीक उसी दिशा में टकरा करके क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, एक लास्ट रूल पढ़ लेते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, बट मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपके सिलेबस में है तो ठीक है। कोई भी दो किरणें लेनी है, और उन दो किरणों से हमें क्या करना है, हमें अपना प्रतिबिंब बना लेना है, परावर्तन देख लेना है। और प्रतिबिंब जब मैं बनाऊंगा तो और भी छोटी छोटी बारीकी वाली बातें आपको बताऊंगा, क्लास में बने रहना। अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, चौथे वाले रूल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, चौथा रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण संयोग से आकर के इसके पोल पर गिर जाए, देखो ये कहीं पीछे से आई किसी सोर्स से और पोल पर गिर गई, तो पोल पर गिरेगी ना, तो होगा ये कि जितना एंगल बना के यह मुख्य अक्ष से जितना कोण बना के यह गिरी होगी, उतना ही कोण बनाते हुए यह जो है दूसरी दिशा में निकल जाएगी। यह क्या करेगी, दूसरी दिशा में परावर्तित होके निकल जाएगी। ये जरूर ध्यान रखना कि जितना कोण यहाँ बनाया होगा उतना ही कोण बना के, क्योंकि कोण I बराबर कोण R परावर्तन का नियम है, और यह सभी दर्पणों पर लागू होता है, और ये ऑलवेज वाली कंडीशन है, हमेशा लागू होता है। तो P पर अगर पोल पर अगर इसके गिरेगा तो जितना कोण बना के गिरेगा उतना ही कोण बना करके ये दूसरी दिशा में वापस चला जाएगा। और साथ में अगर हम बात कर लें उत्तल की, देखो उत्तल में भी अगर आ करके पोल पे गिरता है, चूंकि ये पोल से गुजर रहा है, तो जितना कोण बना के पोल पे गिरेगा, जितना कोण बना के पोल पे मुख्य अक्ष से जितना कोण बना के पोल पे गिरेगा उतना ही कोण बनाते हुए ये इस तरह से परावर्तित होकर के वापस चला जाएगा। और यहाँ पर भी अगर ये कोण I बना रहा है तो यहाँ कोण R बना के, यानी कोण I बराबर कोण R दोनों बराबर ही होंगे, और ये परावर्तित हो जाएगा। जैसे आएगा जितने एंगल से मुख्य अक्ष से, उतने ही एंगल बनाते हुए मुख्य अक्ष से ये परावर्तित होकर के वापस चला। कब, जब यह इसके ध्रुव पर आकर के गिरेगा तब। अवतल में ये रहा अवतल दर्पण का कंडीशन, और यह रहा आपके उत्तल दर्पण का कंडीशन। तो यह रूल कहता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण, देखा ना, तिर्यक दिशा में ऐसे
आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही, देख रहे हो, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। तो यह कुछ रूल थे बढ़िया बढ़िया किरण आरेख के। इनमें से कोई भी दो किरणें तुम पकड़ना, उन दो किरणों को परावर्तित करा के, दो किरणों को परावर्तित करा के एक बिंदु पे कट कराना। जहां कट कर जाएगा वहीं पर जिस भी सोर्स से, जिस भी बिंदु से यह किरण आ रही होंगी उसका प्रतिबिंब वहीं पर आपका बनता हुआ नजर आ जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट कुछ और मैंने नोट किया, वो देख लो, फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट ये है, नोट पॉइंट है कि कम से कम दो परावर्तित, देखो, कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। वही जो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और हाँ, बिंदु की बात, जैसे देखो, एक तो दो बातें देखो, एक तो देखो कहीं पर अगर बिंब लिखा होगा, बिंब, तो बिंब का मतलब वह एक्चुअली वस्तु लिखा हुआ है, कहीं कहीं इसको बिंब भी लिख देता है, उसी को वस्तु कहते हैं और उसी को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात कंफ्यूज मत करना। और इसी का जब चित्र बनता है तो इसी को प्रतिबिंब, अब देखो ना, इसी का इमेज बनेगा तो प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब, या फिर इसी को कह सकते हो प्रतिबिंब, या फिर इंग्लिश में इसको कह सकते हो इमेज। इंग्लिश में इसी को क्या कह सकते हो, इमेज, प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब या फिर इमेज। तो बिंब कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब तो प्रतिबिंब, इमेज, फोटो, आप समझ सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओ से दिखा रहे हैं, इमेज आई से भी दिखाया जा सकता है। और साथ में जैसे कोई वस्तु होगी ना, तो जैसे ये चंगू है, ये चंगू है, ठीक है। अब इस चंगू को अगर हमें बनाना होगा ना, जब हम आगे इमेज बनाएंगे तो याद रखना इस पूरे चंगू को मत बनाना, क्योंकि किरण आरेख पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो किरण आरेख, ताकि आसानी से चीज़ों को पढ़ सको। तो एक ऐसे देखो, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक ऐसे तीर बनाना, ऐसे उसका एक सिर बना देना। इसका मतलब है कि ये चंगू का पूरा शरीर है, यहाँ पर इसका पैर है और तीर की चोंच पर उसका सिर है, ये पूरा चंगू है, ठीक है। एक तीर से दिखाएंगे और तीर से ही दिखाएंगे वस्तु को, यह वस्तु है, तीर से दिखाएंगे और इसके एक बिंदु का प्रतिबिंब बना लेंगे, एक ऊपर बिल्कुल टॉप वाले का और एक नीचे बिल्कुल नीचे वाले का। तो हम कहेंगे कि इसके बीच वाले का तो इन्हीं के बीच में बनेगा, और हम एक लाइन से उस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो उसका इमेज वहां पर बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे, घबराना नहीं है, लेकिन अगले लेक्चर में। अभी आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।